वक्त हो गया है पहली बहस का। पुलवामा में पाकिस्तान की कायराना हरकत का भारत ने 12 दिन के अंदर बदला ले लिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर उसके गुरूर को चकनाचूर कर दिया और जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर समेत 350 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन अब तक जैश का सरगना मसूद अजहर जिंदा है और मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद भी जिंदा है। तो आज पहली बहस में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अब हाफिज और मसूद की बारी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे जुड़ेंगे। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़ेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमसे चर्चा में शरीक होंगे। एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर है। मनीष जी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार का रुख करना चाहूंगी। नवीन जी, कल की सुबह तो बहुत ही गुड मॉर्निंग थी, आज की सुबह भी देशवासियों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत खुश हैं, लेकिन आतंकवादियों का खात्मा तो किया। क्या माना जाए, अब मोदी के निशाने पर हाफिज सईद और मसूद अजहर? ठीक है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी ने पहले भी कहा, आज भी कहा और आगे भी उन्होंने इस संकल्प को दोहराया है कि जब तक आतंक का समूल नाश नहीं होगा तब तक भारत की सेनाएं और भारत की सरकार चैन से नहीं बैठेगी। पहली बात। दूसरी बात, देश के निर्दोष लोगों का, हमारे जवानों की शहादत के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। ये मजबूर सरकार नहीं बल्कि एक मजबूत सरकार है जिसकी पॉलिटिकल विल पावर है और हमारी सेनाओं का जज्बा इतना हाई है कि वो आतंकवादियों को मारने के लिए कहीं भी जाकर, किसी भी जगह जाकर के आप उनको निशाना बना सकती है। हमने सिविलियंस को कोई निशाना नहीं बनाया, हमने अपने पड़ोसी देश की सेना को कोई निशाना नहीं बनाया, लेकिन उन आतंकवादियों को जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर आतंक मचा रखा है, निर्दोषों की हत्याएं की हैं, उनको जीने का कोई हक नहीं है। या तो पाकिस्तान उन आतंकवादियों को अपने आप साफ करे और यदि वो चाहता है कि पड़ोसी के नाते हम उसकी मदद करें तो मोदी जी इसके लिए तैयार है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और इसीलिए बार बार कहता हूं मैं कि अगर वो चाहे तो हमसे मदद ले ले और नहीं तो खुद नाश कर दे, वरना आतंक के जननी के, आतंक के आकाओं को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा भारत की सरकार, भारत की सेना, भारत की जनता 125 करोड़ लोग मानते हैं। ठीक है मनीष सर, जिस तरीके से हमने अमेरिका का देखा कि ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुसकर मारा, खत्म कर दिया, भारत क्या इस तरीके की किसी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है? देखिए, मैं ताकत की बात नहीं कर रही, दे सकता है, कर सकता है, लेकिन अमेरिका और भारत के स्ट्रक्चर में फर्क है, ये हमसे छुपा नहीं है। शोभना बिल्कुल सही। चूंकि भाई नवीन कुमार कुछ न कुछ नया बोलने के लिए जाने जाते हैं, प्रवक्ताओं के रूप में वो कुछ नवीन लेकर आते हैं। हर बार एक नई फुलझड़ी छोड़कर वो ये सोचते हैं कि कुछ और नया आ जाए, लेकिन नवीन भाई इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप ये समझिए, आज आपको सबसे पहले तो ये बोलना पड़ेगा कि ये जो स्ट्राइक हुई है, ये एयर स्ट्राइक का आप लोग राजनीति में इस्तेमाल नहीं करेंगे या नहीं, इस पे जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए नवीन जी। स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का जैसे पूरा क्रेडिट उरी हमले के बाद ले गए थे। हाँ। देश की सेना का सम्मान करेंगे, देश की सेनाओं को डीवी, मैं वही कह रहा हूं शोभना जी, देश की सेनाओं का सम्मान करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी एयरफोर्स, हमारे सैन्य बल का हम सम्मान करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने जाकर के पाकिस्तान के भीतर घुस करके 100 किलोमीटर के भीतर, पाकिस्तान के भीतर नहीं घुसे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एलसी क्रॉस करी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा में नहीं घुसे हैं नवीन जी। एलओसी में नहीं, आप जानकारी ले लीजिए। नहीं, शोभना जी, जो भावपुर में बार बार बोल रहा हूँ, नक्शे को देख लीजिए ना, गूगल का नक्शा तो गलत नहीं बोल, मतलब आप पाकिस्तान सीमा के अंदर घुस गए, ये आप कह रहे हैं? गूगल के नक्शे पे कर लीजिए, पीओके के आगे इमरान खान संघ के नक्शे पे क्या है नवीन भाई, ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। और वहां जाकर के हमने उन आतंक के अड्डों को नाश किया है। दूसरी बात, सुनिए मनीष भाई, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, लेकिन साथ साथ मैं इस सब को करने के लिए, सेना को पूरी छूट देने के लिए, पॉलिटिकल विल के लिए मैं नरेंद्र भाई मोदी का सम्मान करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा और नहीं देश की 125 करोड़ लोग देंगे। 2019 की रैली में राजनीतिकरण, 2019 के लिए हर रैली से यही बोलेंगे मंच से। पॉलिटिकल विल पावर है जिसने
इसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुलवामा में पाकिस्तान की कायराना हरकत का भारत ने 12 दिन में बदला लिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर उसके गुरूर को चकनाचूर कर दिया और जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर समेत 350 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन अब तक जैश का सरगना मसूद अजहर जिंदा है और मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद भी जिंदा है। तो पहली बहस में हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, के गांगुली साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एसके दत्ता साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं। तो मैं दत्ता साहब पहले गांगुली साहब का रुख कर लेती हूं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। गांगुली साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। मैं एसके दत्ता आपका रुख कर लेती हूं। कल जिस तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी कैंप को, 300-350 उनके आतंकवादियों को ढेर कर दिया, आकाओं तक अब कोशिश होनी चाहिए पहुंचने की। बेशक जैश ए मोहम्मद के जो मुखिया है, मुखिया के पूरा खानदान मिट गया है कल। अब वो मुखिया बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्दी मिट जाएगा। कंगाल और भिखारी पाकिस्तान के लिए एक सलाह जरूर है कि खाना मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो भून देंगे। और ये हर भारतीय की सोच होना चाहिए आज के डेट में। वार लाइक सिचुएशन बेशक है क्योंकि उस तरफ आतंकवादियों का अड्डा है, वो टेररिस्तान है, आतंकिस्तान है, वो कोई सभ्य देश है नहीं। तो हमें टेररिस्तान या फिर आतंकिस्तान के साथ उसी हिसाब से जवाब देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहां पे यह है कि पुलवामा का घातक हमले के बाद जिस तरह से हमारे तमाम देश के सेना शहीद हुए थे, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ तो करना था। कल जो था वो शुरुआत था। अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग अगर इतना विस्फोटक हो सकता है तो आप समझ लीजिए कि जिस दिन आइसबर्ग गिराएंगे पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान का क्या हालत होगा। हाँ, आज 13th डे है, आवश्यकता है तो और आवश्यकता अगर होगी तो पाकिस्तान का 13वीं भी करेंगे। ये भी सीधा सीधा लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनौती दुश्मन को बहुत कमजोर समझ लेना भी कमजोरी होगी? बिल्कुल नहीं, हम लोग दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझते हैं और ना ही समझना चाहिए। हम जानते भी है कि पाकिस्तान एक रोग न्यूक्लियर देश है, पर वो जिस तरीके से अमेरिका ने एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, वो कार्रवाई हम कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हालात नहीं बिगड़ेंगे? बालाकोट में नहीं घुसे क्या? बालाकोट में तो घुस के तो ध्वस्त कर दिए लश्कर तोयबा के और आपके तमाम जितने सारे जिहादी एलिमेंट्स के जो जैश ए मोहम्मद के, ठीक है गांगुली साहब, हाँ, जिहादी एलिमेंट्स के जो डेरा था उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। और अल्फा 3 जो जैश ए मोहम्मद का टेलीकम्युनिकेशन सेंटर था, जहां से पूरा एक तरह से डायरेक्शन देते थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आतंकवादियों को, वो तो पूरा ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, के गांगुली साहब डिफेंस एक्सपर्ट है। गांगुली साहब, कल जैश ए मोहम्मद का जिस तरीके से कैंप ध्वस्त कर दिया गया, आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया, आकाओं तक पहुंचने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आप देखते हैं? पाकिस्तान साथ देने को तैयार नहीं है, आकाओं तक कैसे पहुंचा जाए? ऐसा है कि पाकिस्तान से इंडिया की तरफ से 12 जहाज गए थे, वो बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में चकनाचूर कर दिया है। और खास करके 350 के करीब उनको आतंकवादियां और उनको साथ जो कमांडर्स वगैरह है उन सबको खत्म करके अब वापिस आ गया है। इसको हम कह सकते हैं कि सर्जिकल ऑपरेशन नंबर 2 जिस तरह से ये काम किया गया है, इसके लिए हम एयरफोर्स का सभी नुमाइंदों को सराहना करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। अभी जो है हमको इंतजार करना है कि पाकिस्तान इस बात क्या करेंगे, क्योंकि उनको जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान या इंडिया कुछ भी करे तो हम सोचेंगे नहीं, हम भी उसको उत्तर देंगे और उसको वो अटैक करेंगे। अभी हमको इंतजार करना है किस तरीके से, कहां, किस जगह पर, किसके साथ, किस तरह से ये आतंकी हमला फिर क्या रास्ता, गांगुली साहब आप क्या रास्ता देखते हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर को काबू में करने का?
सैयद सलाहुद्दीन, दाऊद इब्राहिम, सबको पनाह में लेके बैठा है पाकिस्तान। किस तरीके से दबाव बनाया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए कि इनको बाहर निकाला जाए यहां से? देखिए, अभी उन जिस तरह से उनको छुपा के रखा है, अस्पताल में रखा है, जहां किसी को भी उनको देखने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उस जगह से अस्पताल के जहां पे आरक्षण है, अच्छा तरह से उस जगह में उनको बैठा के रखा है और उनके ऊपर निगाह नजरदारी हो रहा है, उनको पहरादारी हो रहा है, और तो वहां तो पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अभी इंटरनेशनल जो है उनको ऊपर दबाव डालना है कि उनको पाकिस्तान हमला करे और उसको जेल में डाले, क्योंकि इसके बिना और कुछ करने का वैसा अंदेशा नहीं है। हम अभी अगर उस अस्पताल में अब हमला करें तो अस्पताल में और जो कुछ भी है, जो भी आदमी वगैरह है, इलाज के लिए है, हमला करने के अलावा समस्या आघात लग सकते हैं। गांगुली साहब, समस्या हमला करने से ज्यादा ये है कि रिहायशी इलाके में बीच पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसको कैसे काबू में किया जाए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रुक करना चाहूंगी मनीष अवस्थी, चीफ पॉलिटिकल एडिटर है। क्या रास्ता आप देखते हैं? हाफिज सईद, मसूद अजहर, सिर्फ ग्लोबल टेररिस्ट इनको घोषित करवा देने से तो काम नहीं चलेगा। देखिए, ये सारी बातें आप जो शोभना कर रही है ये बिल्कुल जायज हैं, लेकिन इसमें जरूरी ये है कि हमारे पास इंटेलिजेंस कैसा होगा। आपने चर्चा ब्रेक के पहले जब हमारी चर्चा शुरू हुई थी उस समय आपने कहा था जिस तरह से एबटाबाद में घुसकर अमेरिका ने ओसामा को निशाना बनाया था, क्या उस तरह हम कर सकते हैं क्या? लेकिन ये कर सकने के लिए हमारे पास वो संसाधन, वो इंटेलिजेंस कौन कौन से मुल्क आकर हमको देंगे। जैसे अभी सामने आया कि वो अमेरिका जो 4 दिन 5 दिन पहले कह रहा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, आज कह रहा है कि दोनों संयम बरतें। तो ये दोहरी नीति नहीं चल सकती। अमेरिका हमेशा 2 नाव पे पैर रखकर अगर चलेगा तो आप ये समझिए कि सभी देशों का है, ये सभी देशों की कहानी है। आप ये देखिए कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने जो कहा, हमारे वजीर आजम ने इस चीज को अंजाम दे दिया। कल जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद जो घटनाक्रम चल रहा है आप देखते हैं, बॉर्डर पर तनाव है, सीमा पर तनाव है, दोनों ओर से गोलाबारी जारी है। हमारे सहयोगी अजय जंडियाल की हम रिपोर्ट देख रहे थे कि अमानवीय पाकिस्तान कितना अमानवीय है, कितना हैवान है कि वहां के सिविलियंस की ढाल बनाकर वो भारत की इंसानियत पर फिर से हमला कर रहा है। तो ये सारी बातों के मद्देनजर हमारे जो फौजी हैं वो भी तगड़ा करारा जवाब दे रहे हैं, कहर बनकर टूट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना है और ये सबक की कल की शुरुआत है। अभी तो सबक सिखाने के कई पन्ने बाकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आज सुबह से लगातार हाई लेवल बैठक चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं अजय उपाध्याय आपका रुख करना चाहूंगी। सरकार के साथ खड़े हुए हैं हर कदम पर आप, अभी आतंकवादियों को निशाना बनाया है, अब आकाओं की बारी है। 100% सरकार के साथ, सेना के साथ और देश के साथ है। निश्चित तौर पे कल का जो कार्रवाई रही है वायुसेना की वो बहुत ही काबिल तारीफ है और पाकिस्तान को इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत करता रहा और आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, आज भी टॉप ब्रांड जो उसके आतंकवादी है, जैसा कि आपने निश्चित तौर पे सही नाम लिया, जैसे मोहम्मद का हेड हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जैकुर रहमान लखवी हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन का हेड है, ये सारों लोग कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। और निश्चित तौर पे इसमें सरपरस्ती कहीं न कहीं पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार की है। अजय जी, वो घुसते तो हमारे यहाँ है, वहां वो पनाह पाए हुए आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह लोग वहां पनाह पाए हुए और भारत को कहीं न कहीं कश्मीर में कहीं न कहीं उनकी गतिविधियां लगातार चलती रही है। तो निश्चित तौर पे ये कार्रवाई काबिले तारीफ है। सेना के साथ, सरकार के साथ पूरी मोदी की तारीफ कीजिएगा कि नहीं? राजनीति यहाँ कहीं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कीजिएगा कि नहीं? राजनीति से कोई लेना देना है। उपाध्याय जी, सरकार की तारीफ हो रही है सबने। प्रधानमंत्री के इस कड़े रुख की तारीफ करेगी कांग्रेस की नहीं? शोभना जी, सरकार की तारीफ, सेना की तारीफ, ठीक है, सरकार की तारीफ, सेना की तारीफ, देश के सीमा पर नौजवान जितने खड़े हैं और जो लड़ाई रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज राजनीतिक दल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। अच्छा लग रहा है उपाध्याय जी। कभी कोई राजनीति नहीं करेगा। उपाध्याय जी, अच्छी बात है ये। आज अच्छा लग रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर ढाल बनकर खड़े हुए हैं।
नवीन जी, आतंकवादियों को तो मार गिराया, आकाओं को पकड़ने के लिए अब अगला कदम आप क्या उठाएंगे? मजबूत नेतृत्व फैसले। हाँ, मैंने पहले भी कहा था शोभना जी आपसे, जब ये पुलवामा का हमला हुआ 14 तारीख को, उसके बाद से आज भी मैं कहता हूं, हमारी सेना, हमारे सैनिक, हमारी सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या करेंगी उसकी चर्चा पब्लिकली करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके एजेंडे पे है, आपके टारगेट पर है हाफिज सईद और मसूद अजहर कि कुछ भी करना है, अब इनको ठिकाने लगाना है। प्रतिनिधि होने के नाते जी, करेक्ट, बिल्कुल सही, ये मैं बोल सकता हूं, यही वही बताने जा रहा हूं मैं कि हमारा संकल्प है, एक मजबूत सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात सत्य है। और नारे मत लगाइए सर, ये आप लोग जो सियासत शुरू कर देते हैं ना, ये गलत है। कल भी कहा यही ऐसा नहीं है, अब तो कांग्रेस समझिए, ऐसा नहीं है। आप पिछले सारे प्रधानमंत्रियों के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे ये कह के कि मोदी है तो मुमकिन है, तो दिक्कत हो जाएगी। कमाल है, पाकिस्तान को 3 बार मुंह की खानी पड़ी है, और तब मोदी नहीं थे। मोदी का क्रेडिट है कल के ऑपरेशन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सशक्त प्रधानमंत्री है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे से ऐतराज है। बात नहीं कर रहा मैं, जीती भी बाजी हारी। सेना है तो मुमकिन है, ये बोलिए ना आप। यही मैं कह रहा हूँ, आप ये नहीं बोल रहे हैं। नवीन जी, राजनीतिक नवीन जी प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, पूरे देश का कंसर्न है, बोलिए सेना है तो मुमकिन है, हिंदुस्तान है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं, किसी एक से देश नहीं चलता है, देशवासियों से पूरे 125 करोड़ से चलता है। करेक्ट, हाँ, तो ये नारा मत दीजिए, ये गलत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है नवीन जी। आप मोदी को छोटा कर दे रहे हैं, आप ये समझिए, आप प्रवक्ता मोदी साहब के कद को छोटा कर दे रहे हैं ये बोलकर। ये आप लगता होगा, ये आप सोच रहे हो कि देश, ये मैं नहीं सोच रही हूँ, ये आप सोच। नवीन जी, हम जनता की ही आवाज होते हैं, हम दिन भर जनता के बीच में रहते हैं कि सबके सब कर रहे हैं। मैं 125 करोड़ लोगों की भावनाएं समझ रहा हूं, मैं जनमत, मैं मनीष जी, आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं है? सेना है तो मुमकिन है, और मैं वही अभी जाहिर सी बात है, रुक जाइए नवीन जी। हाँ, फ्रंट पर कौन खड़ा है? हम मोदी साहब के क्रेडिट को बिल्कुल कम नहीं कर रहे, बिल्कुल पूरा क्रेडिट है, पूरे 100% नंबर है। अगर आप कहेंगे तो हम 110% नंबर देंगे, लेकिन आपके इस नारे से ऐतराज है हमें। शोभना, आपके चर्चा की शुरुआती इसी से मैंने नवीन से ये कहकर कही थी कि आप इस कामयाबी का इस्तेमाल राजनीति में रैलियों के रूप में नहीं करेंगे। क्या आप शिद्दत से इसका विश्वास दिलाते? अब तो आपके प्रतिपक्ष के कांग्रेस के नेता ने भी कह दिया, बहुत अच्छा, आपके साथ है सारा देश, सारा मुल्क आपके साथ है, लेकिन आप ये तो कह दीजिए कि इसका राजनीति में बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। हम तो खुद कह रहे हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती। आप मोदी साहब के कद को छोटा कर रहे हैं। राजनीतिकरण हाँ, दत्ता साहब, मैं समझता हूँ, नहीं, मुझे ये बताइए मनीष भाई, मैंने अगर इतना कहा, मनीष जी मुझे बताइए, मैंने अगर इतना कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आपको पीड़ा होगी सबको? क्यों नहीं, कोई पीड़ा नहीं है हमें अच्छा लग रहा है। आप बोलिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, डेफिनेटली नवीन जी, इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं है कि ये पॉलिटिकल विल है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये प्रधानमंत्री की ताकत है, लेकिन आप ये बोलिए कि सेना है तो सब कुछ मुमकिन है, इस देश का बहादुर जवान है तो सब कुछ मुमकिन है, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। हम प्रधानमंत्री को, आप प्रधानमंत्री को छोटा कर रहे हैं। कल से उन्होंने एक भी बार एयर स्ट्राइक का जिक्र भी नहीं किया है, उनकी महानता को आप छोटा कर रहे हैं। ये आप समझते हैं छोटा कर रहे हैं, आप छोटा कर रहे हैं। मेरा प्रधानमंत्री बोलिए, इस देश में सेना है, जवान है तो सब कुछ मुमकिन है। बंधुवर प्रधानमंत्री देश के हैं, बीजेपी के नहीं है, वो हमारे भी हैं, हमारा भी उतना ही कंसर्न है उनके साथ। नवीन भाई, एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो मैंने वही कहा, फिर क्यों आपको पीड़ा हुई? अरे हमें कोई पीड़ा नहीं है सर। नवीन भाई, एक मिनट दीजिएगा, हक में बोलेंगे, सुनने दीजिए। एक मिनट दीजिएगा, नवीन जी, दत्ता साहब आपके हक में बोलेंगे, भाई एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। दत्ता जी, 44 मेरे जवान शहीद हुए, सबने कहा मोदी की गलती है। नहीं, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। अरे यहाँ पर आपको अपना ज्ञान सुधारना होगा। हमने बिल्कुल नहीं कहा। तब आप तारीफ नहीं करते। अरे नवीन भाई, थोड़ा सा एक मिनट सुन लो ना। गलत बात नवीन जी, नवीन भाई एक मिनट सुन लो। ठीक नहीं है नवीन भाई, एक मिनट सुन लो। मैं
दोबारा कहता हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, नवीन मैं भाई, फिर बोल रहा हूँ। नवीन भाई एक मिनट सुन लो ना। अरे सुन लीजिए, अरे नवीन भाई एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। मैं दोबारा कहता हूँ, सक्षम सेना है तो ये मुमकिन था, नवीन जी, सक्षम प्रधानमंत्री है तो ये मुमकिन है। पॉलिटिकल लीडरशिप के बिना सेना भी कुछ नहीं कर सकती जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप नारे को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। पहले का ये सक्षम सेना है तो दूसरी बात सशक्त प्रधानमंत्री है तो सब मुमकिन है। अपने नारे को बड़ा कर लीजिए, सब फायदा होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये भी काबिल तारीफ है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज आज के डेट में लामबंद हुए हैं देश के अखंडता और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, और कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, बहुत सक्षम है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये संभव भी हुआ है। असक्षम प्रधानमंत्री अगर होते तो सक्षम नहीं होता। मनीषा अवस्थी फाइनल करने का टाइम आ गया है। 10 सेकंड्स मुझे दीजिएगा। आपने पूछा था कि ओसामा पहले सक्षम नहीं था, ये बात मसूद अजहर, फिर सलाहुद्दीन और हाफिज सईद और तमाम वगैरह वगैरह वगैरह। निश्चिंत रहिए शोभना जी, उनका सर भी इस देश पे आएगा, पर कैसे आएगा, कब आएगा, किस हिसाब से आएगा, उसमें हमें कोई कर सकते हैं। एक छोटा सा हिंट जरूर देता हूं, जब ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने खत्म किया था, अमेरिका ने इजराइल की खुफिया एजेंसी की मदद ली थी, इस पे कोई शक नहीं है। इस तरह की चीजें तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा देश को सब्र करना होगा। कंक्लूड करने दीजिए, मेरे पास 10 सेकंड का टाइम है, रुक जाइए। 10 सेकंड पूरे हो गए सर आपके। डॉक्टर दत्ता, मेरा ये कहना है इस पैनल से भी कि इस कामयाबी और इस हमारी जीत को न केवल जीत समझ के ठुकराया जाए, नारों में राजनीति से दूर रखा जाए, क्योंकि ये भारत है। सक्षम सेना, सक्षम राजनीतिक इच्छा शक्ति और सक्षम भारत, इस देश का 130 करोड़ नागरिक की आवाज प्रधानमंत्री है, तो ये अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, सब एक दूसरे के पूरक। चलिए, पहली बहस खत्म करने का समय आ गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद पहली बहस में हमसे जुड़ने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रोज 10:30 बजे पहली बहस हम लेकर आते हैं एक बड़े पैनल के साथ, एक बड़े मुद्दे पर। खबरों